अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक होगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो में आप जैसे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट डे बॉटनी के बेटा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है बेटा, इसमें मैं आपको आपकी न्यू सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड से हर एक चैप्टर के हर एक पेज से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो लाइंस हैं बुक की लाइंस उनके बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो अपनी बुक्स प्लीज़ निकाल लेना, न्यू सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड। ओके। और हमारे पास बेटा जो पहला चैप्टर है बॉटनी में, अगर आप इंडेक्स में देखो तो बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स है, ये जोलॉजी बच्चों। सेकंड चैप्टर आपके पास एंजाइम्स है, जोलॉजी। थर्ड जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये पेज नंबर 41 पर है। लेकिन सबसे अच्छा आसानी आपको क्या हो जाएगी इस वीडियो में कि आप लोग अगर अपनी बुक सामने रख के बैठ के ये वीडियो देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसमें, क्योंकि ऐसे आप फिर आपको उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा बॉटनी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस वन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप आपको सबको विजिबल होगा। ठीक है, ये बॉटनी का चैप्टर है बेटा। इसमें पेज नंबर 42 में एक टॉपिक है बेटा, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सही है, इसमें तकरीबन 9 टेक्निक्स हैं। इसमें आप जो है इस पेज में 42 पेज पे एक हेडिंग है होमोजेनाइजेशन। सही है, होमोजेनाइजेशन इसमें लिखा हुआ है आपके पास, ये जो सेल्स हैं इस टेक्निक में जो सेपरेट होते हैं, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ की, दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर। तो इस मशीन का नाम अपने पास याद रखना। आपके सामने देखो मैंने भी पेंसिल ली हुई है और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सिंपल यही काम करना है आपको इंशाल्लाह, तो आपके पास बहुत अच्छी आपकी तैयारी जाएगी। इवन आपके एनएमटी कैट में भी आपको काम आएगी इंशाल्लाह। सही है, दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर। इसका एक और नाम लिखा है बच्चों, मोटार। सही, एंड पेसल। तो आप होमोजेनाइजर और मोटार को आप टिक कर लेना। सही। अगले पेज पे बेटा एक हेडिंग है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन में लिखा है बेटा, ये जो सेडिमेंटेशन है ये कितने साइकिल्स पर मिनट होते हैं, वो जो मशीन घूमती है जिसमें सेल सेपरेट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन 60,000 साइकिल्स पर मिनट। यहाँ पर मिनट्स लिखा हुआ है, सिंटेक्स बुक बोर्ड है भाई, पर मिनट। ओके, 60,000 साइकिल। सो 60,000 को आप टिक कर लो। पेज नंबर 43। सही, तो इसी पेज पे आपके पास जो है थोड़ा सा नीचे हो गया, इसमें लिखा हुआ है जी लाइन नंबर है बेटा वही आपके पास पैराग्राफ है सेडिमेंटेशन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 8 या 8 से 9वीं लाइन में लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग, शुरू में जब सेंट्रीफ्यूजल स्पीड कम होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड कम होती है, तो उसमें हैवियर पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। सही है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी स्पीड बढ़ती रहती है, तो ये हैवियर को टिक कर देना। सही। अच्छा, एक और टॉपिक है बेटा आपके पास इसी के नीचे, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में इसमें आपके पास जिक्र है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज वी यूज डिफरेंट डाइस। तो इसमें डब्ल्यूबीसीज का जिक्र है बच्चों। ओके, तो आप लोग इसमें डब्ल्यूबीसीज को टिक कर सकते हो, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है। क्या अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कि डिफरेंशियल स्टेनिंग की एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी की है, आरबीसी की, तो आपकी बुक के हिसाब से आपको डब्ल्यूबीसी देखना है। ओके, आपकी बुक के एतबार से बच्चों, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ बेटा, इसमें आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है माइक्रो डायसेक्शंस। नहीं, ऐसा जिसमें कोई एमसीक्यू वाला मुझे लग नहीं रहा। टिश्यू कल्चर बेटा एक वो है, एक टॉपिक है इसमें। वैसे ही इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इतना मस्टर नहीं, लेकिन ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसी वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे, जिसमें बेटा एक आपके पास बायोजेनेटिक्स है, एक आपके पास है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। ओके, टिश्यू कल्चर बेटा लिखा हुआ है इसमें, टिश्यू कल्चर में सेकेंड लाइन में आर्टिफिशियल मीडियम टिक कर लो, पेज नंबर 43। टिश्यू कल्चर की सेकेंड लाइन आर्टिफिशियल मीडियम। सही है, और इसमें जो है वो इसी लाइन में लिखा हुआ है, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट सेल। तो ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स? तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल। प्लांट सेल को टिक कर लो। और प्लांट सेल्स आर डैश पोटेंट, टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट का मतलब होता है जिनमें टोटली पोटेंशियल होता है हर एक सेल में कि वो पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सके, तो टोटी पोटेंट, क्योंकि 2-3 और भी वर्ड्स होते हैं बेटा। सही है, तो ये टोटी पोटेंट सही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी के नीचे लिखा हुआ बेटा तियातन, ईयर लिख लो, इसका अंडरलाइन कर लो, 1958 FC स्टीवर्ट साहब ने पूरा कैरेट प्लांट जो है वो ग्रो किया था इससे, इस टेक्निक से, और कैरेट को अंडरलाइन कर देना। सही, और ये जो मीडियम पे जिस पे ग्रोथ होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अंडरलाइन कर लो, शुगर, मिनरल्स, विटामिन। इनके साथ इन साहब ने कोकोनट मिल्क ऐड किया था, तो डैश मिल्क, तो आंसर हो गया कोकोनट मिल्क। सही।
आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बेटा इसमें एक टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बस ये काफ़ी है, ये वाला कर लो आप। पेज नंबर 45 बेटा, 45 पे इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टॉपिक है इसमें आपके पास जो है इसका जो पूरा सेंटेंस है, इसकी डेफिनेशन है, ये कर लेना। बल्कि डेफिनेशन से ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ पे सेकंड सेंटेंस, इट इज़ मेनली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए। फर्स्ट पैराग्राफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सही, यही पे इट इज़ मेनली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, इसके बाद आप जो है इसी पेज पर अगर आप आओ थोड़ा नीचे की तरफ सेकंड पैराग्राफ में, बेटा ये कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, सही। इस कंपाउंड सेकंड पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6, ये पाँचवीं छठी लाइन पे लिखा हुआ है एक्राइलामाइड, सही है। एक कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, सही। और लास्ट पैराग्राफ पे लिखा हुआ है बेटा द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स। चार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स। ओके, इसी के नीचे बेटा एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका फर्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर लेना एमसीक्यू के लिए। ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट ऑफ अ सर्टेन रेंज एंड वेवलेंथ। आप इसको अंडरलाइन कर लो। ओके, अब आ जाओ बेटा माइक्रोस्कोपी की तरफ। माइक्रोस्कोपी में आप अपने पास ये सेकंड पैराग्राफ में लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन लिखी है बेटा, विच इज़ 10,000 टाइम्स, 10,000x लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोपी सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। ओके, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है आपके पास इन इसके नीचे रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का बेटा अंडरलाइन कर लो। द क्लैरिटी ऑफ इमेज इज नोन एज रेजोल्यूशन। तो उसकी डेफिनेशन सेकंड माइक्रोस्कोपी का थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर है 46, सेकंड लाइन। उसके बाद नीचे आ जाओ बेटा, अगर आप इसमें लिखा हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो ह्यूमन आई से कितने टाइम्स बेटर है, वो है 500 टाइम्स। तो 500 टाइम्स को अंडरलाइन कर लीजिए। और इसी पे लिखा हुआ बेटा नीचे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वो है आपका क्या पे जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर दी हुई बेटा, ये 10,000 टाइम्स बेटर है ह्यूमन आई से, सही। लाइट माइक्रोस्कोप की 500 टाइम्स बेहतर है ह्यूमन आई से रेजोल्यूशन पावर या रेजोल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 10,000 टाइम्स है। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगले पेज पे बेटा माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री में बस ये अंडरलाइन कर लो, 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन का लास्ट वर्ड है इट हैज़ 100 इक्वल डिविजन्स। तो 100 को अंडरलाइन कर लो। वैसे इतना टॉपिक है नहीं है, ना ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, सही। मतलब सेक्शन बी के लिए भी नहीं, ना सेक्शन सी के लिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ बेटा आपके पास इधर ही नीचे लिखा हुआ है कि जो है आपका माइक्रोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रॉन। सो द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज माइक्रॉन फॉर लेंथ, दैट इज 0.001 mm और अबाउट 0.000039 इंचेस। इट इज सिंबलाइज एज माइक्रोमीटर। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ जो है ना, इसको पूरे 3 लाइन्स अंडरलाइन कर लेना। मैं भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अब आ जाओ बेटा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेटा वो लिविंग होती, नॉन लिविंग होती बच्चों। तो इसमें आप लोग अपने पास अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है नॉन लिविंग, सही है। सेल वॉल किस किस में मौजूद होती है, सेकंड लाइन में लिखा है बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया में मौजूद है, फंगल, एल्गल और प्लांट सेल्स में, सही। इसी लाइन में आगे अंडरलाइन करते रहिए। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। फंगल सेल वॉल मिलकर बनती है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड काइटिन से। प्लांट सेल और एल्गा या एल्गी की सेल वॉल मिलकर बनती है सेल्यूलोज से, सही है। तो ये आपको कंपोजिशन याद रखनी है। अगले पेज पर है बेटा आपके पास सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, काफ़ी है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। थोड़ा सा नीचे आ जाइए बच्चों, नीचे आ जाइए। मिडिल लैमेला लिखा हुआ है। मिडिल लैमेला के बारे में लिखा है फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट। ये दो सेल्स के दरमियान बनने वाली फर्स्ट सेल प्लेट होती है। फर्स्ट फॉर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ये पुरानी सिम्बोर्ड में भी था, सीमेंटिंग लेयर। ये दो सेल्स को जोड़ने के काम आती है बच्चों, तो उसको सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। तो सीमेंटिंग लेयर को आप अंडरलाइन कर लो, सही। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के दरमियान कॉमन लेयर है। और ये किससे मिलके बनती है, इसमें लिखा हुआ है बेटा, इसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन में लिखा हुआ है ये मिलके बनती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स से। ओके, अब आ जाओ आपके पास प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल जो है बेटा ये मिलके बनती है, इसमें लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, वैसे सेलुलोज ये लिखा है बेटा। चलो वो थोड़ा सा नीचे से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेटा इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है इट कंटेन्स हेमी सेलुलोज। सही, हेमी सेलुलोज का आप टिक कर दो। बाकी इतना मसला नहीं, 1-4 लिंक बैकबोन्स ये इतना इशू नहीं है इसका, ना भी करो तो। उसके बाद इसमें कुछ पोर्स होते हैं बेटा जहाँ से चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, सही है, दूसरे सेल से, साइटोप्लाज्म से लेके दूसरे के साइटोप्लाज्म तक। तो इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, सही है, और सिंगुलर फॉर्म है इसकी प्लाज्मोडेस्मा। तो फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में प्लाज्मोडेस्मेटा टिक कर लीजिए। सेकेंडरी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है बेटा इसमें लिखा हुआ है कि ये सब में नहीं होती, कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, डज नॉट, जी, सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंड लाइन, इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल। जो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब उसको टिक करते रहना प्लीज। और ये सिर्फ किन टिश्यूज में होती है बेटा, हार्ट टिश्यूज में होती है, सच एज स्क्लेरेंट का वहाँ पढ़ चुके होंगे, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स में। ओके, ये काफ़ी है इसमें। और ये बस ये लिख लो, लास्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन, इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सही है। अब आ जाओ आप सेल मेम्ब्रेन में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये तो थ्योरी में लॉन्ग में भी आता है अलॉन्ग विद डायग्राम। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक पर आओ बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका एक और नाम सेल मेम्ब्रेन है, सही है। पेज नंबर है 49, इसमें आप थोड़ा सा नीचे आइए, इसमें लिखा हुआ है कहीं केमिकल कॉम्पोजिशन की हेडिंग पिंक कलर से, केमिकल कॉम्पोजिशन में इसमें लिखा हुआ है दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, सही, इंटरस्पर्स विद प्रोटीन्स, मिक्स हुए होते हैं प्रोटीन से, सही। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। थोड़ा सा नीचे आ जाइए बच्चों, नीचे आ जाइए इसमें सेकंड पैराग्राफ में, द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन डैश लेयर्स, 2 पैरेलल लेयर्स। हाउ मेनी? 2। और कैसी हैं? परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, पैरेलल, सही। थोड़ा सा इसमें नीचे आ जाइए, इसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत किस्म के लिपिड्स भी होते हैं, लाइक कौन कौन से? कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल एक्सेट्रा। कुछ एनिमल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 50% तक होता है, सही। अच्छा जी, हाँ, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ में सॉरी, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50% लिपिड्स। ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें 50% लिपिड्स हैं, 50% प्रोटीन ही बाई वेट। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स तकरीबन 5 to 10% है। तो ये सब करना है अंडरलाइन बेटा, आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ अंडरलाइन। ओके, सेल मेम्ब्रेन का जो पुराना मॉडल था बच्चों, उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, वन ऑफ द मॉडल्स इज सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल को टिक कर लीजिए। और उसको पेश किया था बेटा रॉबर्टसन ने, तो आप रॉबर्टसन भी लिख सकते हो अपने पास, आपको याद रहेगा, सही। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, इसने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स बाय लेयर, इसने कहा था लिपिड बाय लेयर है जो कि सैंडविच हुई हुई है इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन बीच में लिपिड्स। तो ये मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, सही। तो ये पुराना मॉडल है, तो इस पुराने मॉडल में आपको सिर्फ टिक करना है सैंडविच मॉडल, सही, बाकी इतना सब नहीं। अगला बेटा आपके पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो पेश किया है बेटा, आपको पता है सब, 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकलसन। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन कर लो ये वाली चीज़। उसके बाद इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद फिर पेज नंबर 51 पर पहुंच गया हूँ मैं। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिखा हुआ है देयर आर 2 फिनोमेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेडिंग, देयर आर 2 फिनोमेना, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, सही, 2 अंडरलाइन कर लो, एंडो और एक्सो। थोड़ा सा नीचे आ जाइए बेटा, इसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स। इम्यूनिटी भी पढ़ाया था मैंने बेटा आप लोगों को। इसमें जो ये बॉक्स पे लिखा है ना बच्चों, उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के में, आरबीसी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी होती है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में काम आते हैं।
और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये ए बी एंटीजन बनाते हैं, ये हम सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडीज़, और ये टॉपिक आपने मेट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो नाम है वो रखा था रुडोल्फ वॉन कॉलिकर 1868। तो साइंटिस्ट और उनके ईयर्स फर्स्ट ईयर में करने हैं, एनएमडी में इतना मसला नहीं होता, सही, सेकेंड ईयर में तो बहुत कम है, साइंटिस्ट इतना मसला नहीं है। 52 पेज पर आ जाओ बच्चों, 52 पेज, पेज नंबर 52 में बेटा ये लिख लो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो करीब वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन के करीब वाला जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, वो विस्कस होता है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है पेज नंबर 52, और ये इसको कहते हैं साइटोजेल, जिसका पुराना नाम था एक्टोप्लाज्म, बाहर की तरफ है ना, और जो अंदर का पार्ट है उसको साइटोसोल कहते हैं, जिसका पुराना नाम था एंडोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के करीब होता है। तो प्लीज साइटोसोल और साइटोजेल इनको अंडरलाइन कर लो। साइटोजेल न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर, सेल मेम्ब्रेन के करीब, जिसका पुराना नाम था एक्टोप्लाज्म, और साइटोजेल, सही। और साइटोसोल क्या है, न्यूक्लियस के करीब वाला पार्ट, जिसका पुराना नाम था एंडोप्लाज्म, सही। और ये लेस विस्कस है, कम गाढ़ है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, केमिकल नेचर एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। सेकेंड लाइन में लिखा है बच्चों साइटोप्लाज्म में 90% होता है वाटर, सही। और साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। ये लाइन लिखी हुई पेज नंबर 52 में, थर्ड पैराग्राफ ऑफ साइटोप्लाज्म, सही है। इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आप ये भी देख सकते हो, आई होप ये विजिबल होगा, द साइटोप्लाज्म एग्जिबिट्स एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म मैंने टिक कर दिया, साइक्लोसिस कहलाता है। और साइटोप्लाज्म का एक और भी नाम है बेटा, इसके नेक्स्ट लाइन में अगर आप चेक करो, इट इज कंसीडर्ड द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म को हम लोग सीट कहते हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का। अगर आप चेक करो, इट इज कंसीडर्ड द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म को हम लोग सीट कहते हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इधर ही सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हर चीज। पेज नंबर 53 बेटा, एक टॉपिक का नाम है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आप लिख लो, ये जो इसकी डेफिनेशन है ना पूरी अंडरलाइन कर लो बेटा प्लीज। द इलेबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन which form a complex network of channels extending from plasma membrane to nuclear membrane is called endoplasmic reticulum। इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा, स्मूथ का एक और नाम ए ग्रेन्युलेटेड है, रफ का एक और नाम ग्रेन्युलेटेड है। तो जो इनके एक और नाम लिखे हैं ना, ए ग्रेन्युलेटेड फॉर स्मूथ और एंड ग्रेन्युलेटेड फॉर रफ, तो इनके ये दो नाम्स अंडरलाइन कर लो, सही बेटा। रफ तो प्रोटीन बनाता है, तो इसमें ऐसा कोई मतलब ये थ्योरी के हिसाब से पता ही होगा। स्मूथ जो है बेटा, इसमें कुछ लिख लो चीज़ें, अंडरलाइन कर लो, सॉरी। स्मूथ जो है बेटा, इसकी सेकंड लाइन में लिखा बेटा, इज फाउंड इन डैश प्रोड्यूसिंग सेल्स, स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एडिपोज सेल्स में, फैट स्टोरिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, बुक में स्पेलिंग गलत है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स, सही है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, और ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके फंक्शंस हैं, ये भी कर लो बच्चों। परऑक्सीसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, लेकिन वहाँ अल्कोहल लिखा हुआ होता है, यहाँ पे बस डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स हैं। तो प्लीज़ सही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिख लो, ये जर्नलाइज्ड है दोनों के मिला के। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, सही। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बेटा राइबोसोम्स। बच्चों राइबोसोम में आपको फर्स्ट सेंटेंस, इनका नाम राइबोसोम क्यों रखा गया, उनमें हाई कंसेंट्रेशन है डैश की आरएनए की, डीएनए आरएनए आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स आ सकते हैं कि राइबोसोम्स में एटीपी ज़्यादा है, डीएनए ज़्यादा है, आरएनए ज़्यादा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आरएनए। अगला बेटा आपके पास, इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, 1 2 3 4 राइबोसोम का पैराग्राफ है, और ये देखा जाए फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी, है चौथी लाइन, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं इनको, प्रोटीन फैक्ट्रीज। थोड़ा सा नीचे आ जाइए बेटा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज लिखा हुआ है 70s, बड़ा बड़ा सा नजर आ रहा होगा, सही। एस साइंटिस्ट का नाम था, नीचे लिखा हुआ है स्वेडबर्ग यूनिट, सही। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज है 80s, ये भी नीचे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली साइज के बड़े होते हैं सेल भी और राइबोसोम भी। दोनों यूनिट्स जो होते हैं ना बेटा राइबोसोम के, ये होते हैं, इनको लिखते हैं हम लोग 2 अनइक्वल यूनिट्स, एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट, सही। एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट, तो उनको हम लोग कहते हैं 2 अनइक्वल यूनिट्स विच आर जॉइंट टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयंस, सही। तो ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो।
जो लार्जर यूनिट होता है वो डैश शेप होता है, वो होता है डोम शेप्ड, और जो स्मॉलर होता है वो होता है कैप लाइक। सही। और जो लार्जर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं, इनका जो लार्जर यूनिट है वो 60s का होता है, और जो स्मॉलर होता है वो 40s का होता है। तो ये जो एवरेज पूरी वैल्यू बनती है इक्वेशन के बाद, पूरा सब वैल्यूज पुट करने के बाद पूरी डेरिवेशन है, ये हमारा सिलेबस नहीं भाई, तो ये 80s बनता है सेडिमेंटेशन के बाद। और ये लिख दो अपने पास, अंडरलाइन कर लो, एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम आयंस इन दोनों यूनिट्स को अटैच करते हैं। राइबोसोम केमिकली किससे मिलके बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आरएनए है, और प्रोटीन से, तो उनको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ये इसके नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 54। आरएनए में आरएनए 40% होता है, राइबोसोम में प्रोटीन 60% होता है, और तकरीबन 50 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनते हैं आरएनए। सही, यहाँ तक काफ़ी है। बहुत सारे आरएनए, सॉरी एक आरएनए से जब बहुत सारे आपके पास एक दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच, जी बहुत सारे राइबोसोम्स जब एक मैसेंजर आरएनए से बाइंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसोम्स। पेज नंबर 55 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। डेफिनेशन जरूर किया करो क्योंकि वो एमसीक्यूज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का एक और नाम होता है बच्चों गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नाम रखा गया है वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। इटालियन फिजिशियन, याद करने की ज़रूरत नहीं है इनकी कंट्रीज़ और वो क्या थे भाई, अब नाम और ईयर्स, वो भी फर्स्ट या सेकेंड ईयर की हद तक। एमडी कैट में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे ऐसा नहीं आते सवाल। वहाँ पे नेक्स्ट लेवल के बेटा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ उसमें। अच्छा, गोल्जी बॉडी की पिक्चर भी ज़रूर देखते हुए जाना, राइबोसोम की पिक्चर, सही है, डायग्राम जो दी हुई है इसमें आपको नजर आ जाएगा। राइबोसोम कह रहा हूँ, राइबोसोम की भी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गई, और गोल्जी बॉडीज की भी हो गई। राइबोसोम में सिस्टर्ने होते हैं, गोल्जी बॉडी में भी सिस्टर्ने जो आपके पास फोल्डिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन्स की। सही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने को अंडरलाइन करो। सही। और गोल्जी बॉडी के दो चेहरे होते हैं, एक होती है इनकमिंग साइड और एक होती है आउटगोइंग। इनकमिंग को कहते हैं सिस फेस, डायग्राम में दिया हुआ है सिस फेस, और आउटगोइंग को कहते हैं ट्रांस फेस। ओके, अच्छा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस, इट इज बेसिकली डेवलप फ्रॉम एसीआर, ये अंडरलाइन कर लो। ये बेसिकली किससे डेवलप होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, फंक्शन पे अगर आप आ जाओ बेटा, इनका जो फंक्शन है उसके फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं, वाजे होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स में, ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन करते हैं। इन शॉर्ट, ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच सिक्रीट। ओके, और ये चीज़ों को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। थर्ड लाइन में देखो लिखा हुआ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग टिक करो, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन करो। सही। और सेकंड लाइन में लिखा हुआ मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन काम होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के। सही। और बेटा इसी के गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस के ही फंक्शन में लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस में, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बनाने में भी काम आते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें दो अलग अलग किस्म के सब्सटेंसेस हो, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ओके, ये है इसमें। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को मैं रोकता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 है। सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, और चैनल पर अगर आप नए हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं भाई, तो उन सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ, हाजिर हूँ। बहुत कम टाइम रह गया, तो उसमें पूरी कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली ये ख़तरनाक सब्जेक्ट बॉटनी के लिए। सही है। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में इंशाल्लाह मैं इसी चैप्टर को आगे लेके चलूँगा, और बकिया हम लोग रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे, जिसमें बायोएनर्जेटिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। सही है। और उसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट रह जाते हैं वो चैप्टर प्रोकैरियोट्स वगैरह के और एसेलुलर लाइफ है, तो वो लास्ट के पार्ट्स में रखते हैं। पार्ट 1 के बाद अब जो पार्ट 2 होगा बेटा, पेज नंबर 55 से स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।